तो हरियाणा के करनाल में पिछले 4 दिन से धरने पर बैठे किसानों ने अब आर पार की लड़ाई का मूड बना लिया। किसानों ने प्रशासन को 11 सितंबर के बाद आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। इस बीच किसानों ने सियासी दलों पर दबाव बनाने की रणनीति भी शुरू कर दी है। आज चंडीगढ़ में 32 किसान संगठनों ने राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई ताकि पंजाब चुनाव का ऐलान होने तक उन पर प्रचार न करने का दबाव डाला जा सके। गुरुवार से मिनी सचिवालय के बाहर किसानों की तादाद बढ़ रही है। रात में भी किसानों की संख्या में कमी नहीं आ रही। उनकी सेवा में एसजीपीसी सेवादार भी जुट गए हैं। किसानों ने साफ कर दिया है कि उनकी मांगे पूरी होने तक वो डटे रहेंगे। करनाल में जमे किसानों की मांग है कि 28 अगस्त को किसानों पर लाठीचार्ज का आदेश देने वाले एसडीएम पर कार्रवाई हो, लेकिन सरकार का कहना है कि जांच के बाद जो दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। जांच किसानों की भूमिका की भी होगी। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने दिल्ली और करनाल के बाद अब पंजाब की सियासी जमीन पर हलचल पैदा करने की तैयारी शुरू कर दी। राजनीति से दूर रहने का दावा करने वाले किसान संगठनों ने राजनीतिक दलों पर दबाव बनाने की नई रणनीति तैयार की है और आज इसी मुद्दे पर चंडीगढ़ में किसान संगठनों ने एक अहम बैठक बुलाई। 32 किसान संगठनों ने बीजेपी को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई। बैठक का मकसद पंजाब विधानसभा चुनाव की घोषणा होने तक चुनाव प्रचार न करने का दबाव डालना। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा जाएगा कि वे चुनाव की घोषणा होने तक राजनीतिक रैलियां न करें, क्योंकि इससे किसान संघर्ष को नुकसान पहुंच सकता है। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया जिसने अपनी मां को सिर में गोली मार दी थी और मौके से फरार हो गया था। आरोपी को पकड़ने लिए आपको बता चुके दिल्ली पुलिस ने करीब 150 सीसीटीवी कैमरेज की फुटेज जो है वो खंगाल ली थी, जांची थी। 400 लोगों से पूछताछ की गई। 100 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की गई। पकड़ में आए आरोपी का नाम संदीप बताया जा रहा है। 1 सितंबर की रात करीब 8:30 बजे के आसपास बाहरी दिल्ली के मुंडका थाने में पुलिस को खबर मिली कि एक महिला के सिर में गोली मार दी गई, जिसके बाद पुलिस की एक टीम फौरन मौके पर पहुंची तो पता लगा कि महिला को हॉस्पिटल ले जाया गया। मौके पर पहुंचने पर पुलिस को चश्मदीदों के जरिए पता लगा कि घायल महिला का नाम रोशनी है और रोशनी के ऊपर किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने ही बेटे संदीप ने गोली चलाई। पुलिस के मौके पर घर में बिखरा हुआ खून मिला और खाली कारतूस भी मिले। वारदात के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की। इसी दौरान 6 सितंबर की रात घायल महिला रोशनी की मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि उन्होंने इस मामले में करीब 400 लोगों से संदीप के बारे में पूछताछ की। उसके छिपे होने की संभावना के आधार पर 100 जगहों पर छापेमारी की गई और 150 सीसीटीवी कैमरेज की फुटेज की जांच की गई। तब कहीं जाकर 8 दिन बाद पुलिस ने मुंडका इलाके से आरोपी संदीप को धर दबोचा और उसके पास से तमंचा भी बरामद कर लिया गया। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष व सांसद असदुद्दीन ओवैसी मुश्किल में पड़ सकते हैं। आपको बताते चलें, बाराबंकी में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में ओवैसी के खिलाफ केस दर्ज किया गया। इसके अलावा ओवैसी पर कोरोना नियमों के उल्लंघन का भी केस दर्ज है। आपको यह भी बता दें कि यूपी के दौरे पर आए ओवैसी गुरुवार को बाराबंकी के कटरा मोहल्ले में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। लोगों को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा, बाराबंकी में राम सनेही घाट में बनी 100 साल पुरानी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। एक एसडीएम द्वारा यह गुस्ताखी इसलिए की गई कि उसे अजान अच्छी नहीं लगती थी। यह खेल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करवाया। बीच में बीजेपी में बदलाव होना था, योगी को मुख्यमंत्री पद से हटना था, तो उस बाबा ने एसडीएम को आगे कर मस्जिद को शहीद करवाकर सरगर्मियां तेज कर दी। एसडीएम पर कार्रवाई करने के बजाय आपको बताते चले सीडीओ बना दिया गया। यह कहना है ओवैसी का। ओवैसी ने आगे कहा कि बीजेपी की योगी और मोदी सरकार सेकुलरिज्म को कमजोर करने का काम कर रही। पीएम मोदी धीरे धीरे देश को हिंदू राष्ट्र में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। देश में मुसलमानों की मौतों का वीडियो बनाकर वायरल कर हमारी हिम्मत को कमजोर किया जा रहा। ओवैसी ने इस दौरान सपा और बसपा को आड़े हाथों भी लिया। ओवैसी ने कहा कि इन पार्टियों ने कभी भी मुसलमानों के हक की बात ही नहीं की। इन लोगों ने मुसलमानों का वोट ले लिया पर उनकी कभी परवाह नहीं की। इन पार्टियों ने नागरिकता संशोधन कानून और 3 तलाक का भी विरोध नहीं किया।